मंचासीन परम आदरणीय हमारे गुरुवर एवं सहपाठी मित्र सुशीला एवं रविरंजन भाई, कक्ष में उपस्थित हमारे सुधार्थी बंधु, मेरा विषय है साहित्य में पर्यावरण आलोचना। इसका मैं आपके सामने कुछ रखने जा रहा हूँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कोख से जिन नई भोगवादी सभ्यता का जन्म हुआ है, उसने जीवन और प्रकृति के प्रति मानव दृष्टिकोण में एक बुनियादी परिवर्तन कर दिया है। प्रकृति के साथ व्यवहार करने का हमारा रिश्ता बिल्कुल बदल गया है। अब प्रकृति मानव समाज के लिए मात्र संसाधन बनकर रह गया है और मानव उस संसाधन का स्वामी है। निस्संदेह आज के वैज्ञानिक युग में भौतिक समृद्धि हुई है, परंतु जितना अधिक औद्योगिकीकरण हुआ है, उससे कहीं अधिक मात्रा में जल और वायु का प्रदूषण हुआ है। हवा और पानी प्राणी मात्र के लिए प्रकृति की दो अमूल्य देन है। इन्हीं पर सारा जीवन निर्भर है, लेकिन कई प्रकार के रसायनों के उपयोग से, जीव शेष से, ईंधनों के जलने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें मिल गई हैं। लोग आमतौर पर इस गलतफहमी में रहते हैं कि जो जहरीली गैसें आ रही हैं, इनका प्रभाव कम करने के लिए तकनीकी उपाय हैं, लेकिन प्रभाव कम करने के लिए तकनीकी उपाय बहुत खर्चीले भी हैं और 100% सफल नहीं हुए हैं। विषाक्त हवाओं का प्रभाव प्राणियों के अलावा वनस्पतियों पर भी पड़ने लगा है। विषाक्त हवाओं से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वायु प्रदूषित इलाकों में हानिकारक गैसें जैसे तेजाब पत्तियों को नष्ट करते हैं। जमीन के तेजाबीकरण के कारण वन और खेती पर इसका असर दिखने लगा है। विश्व के कई देशों में तेजाबी वर्षा से वनों के नष्ट होने और झीलों के विषाक्त होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जर्मनी में तेजाबी वर्षा से 1/3 वनों के नष्ट होने और स्वीडन की 85,000 झीलों में से 21% के विषाक्त होने की घटनाएं चौंकाने वाली हैं। अब रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शुद्ध वायु लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं हो गई हैं। रोटी भले मिल जाए, लेकिन शुद्ध प्राण वायु मिलना मुश्किल सा हो गया है। पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का अकाल सा पड़ रहा है। भोगवादी सभ्यता ने मानव जाति को 3 तोहफे दिए हैं: युद्ध, भूखमरी और प्रदूषण की समस्या गरीब और अमीर दोनों में समान रूप से है। इसका जन्म विकास की कोख से हुआ है और इसकी शुरुआत मानव की भोग लिप्सा वासना को भड़काकर होती है। दुनिया के तमाम विकासशील, अल्प विकसित और विकसित माने जाने वाले देशों की मुख्य समस्या मिट्टी के क्षरण और जल संकट की है। मानव या कोई भी जैविक प्राणी, चाहे वह जल, वायु अथवा धरती पर रहता हो, उसके रहन सहन के बारे में अध्ययन करने से पता चलता है कि उनके रहने के लिए जल, वायु, भोजन और आवास की आवश्यकता पड़ती है और फिर आवश्यकता अनुसार उनका वातावरण बनता जाता है। यही वातावरण बाद में उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। मनुष्य के चारों तरफ वातावरण जिससे वह प्रभावित होता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जीवन और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। जीवधारियों का अस्तित्व पर्यावरण पर आधारित है। प्रत्येक जीव आनुवंशिकी और पर्यावरण का संयुक्त प्रतिफल है। पर्यावरण के प्राकृतिक साधन जितने ही स्वस्थ और निर्मल होंगे, हमारा शरीर और मन भी उतना ही स्वस्थ और स्वस्थ होगा। निष्कर्ष इन तथ्यों और उदाहरणों से ज्ञात होता है कि साहित्य में पर्यावरण के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे आख्यानों से संपूर्ण साहित्य परिपूर्ण है। आवश्यकता है इसके सम्यक अनुशीलन की।
वन, पर्वत, नदी, गुहा, पशु पक्षी आदि प्रकृति के एक अनिवार्य अंग सा बन गया था। आज विश्व में पर्यावरण प्रदूषण द्रुत गति से बढ़ता चला जा रहा है। प्रदूषण से असाध्य एवं भयंकर रोगों का प्रसार हो रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, वनों के विनाश, अवशिष्ट पदार्थों का सुव्यवस्थित निष्पादन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मानव के अस्तित्व की रक्षा और प्रगति के लिए क्रियाशील प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के बीच समुचित संबंध आवश्यक है। इस धरातल पर मानव का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए उसका प्रकृति के साथ समन्वय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रतिभागी के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा बेबी कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, किसान कॉलेज सोसरा। इनका विषय है रामचरितमानस, भारतीय संस्कृति का महाआख्यान। और समय है 6 मिनट। धन्यवाद।